तो यूसुफ ज़रा मुझे मार्केट के हालात के बारे में बताएं। तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? समझना ये ज़रूरी है कि मार्केट साइकिल के किस पोर्शन में है। और मार्केट ज़ाहिर है एक पेंडुलम की तरह होती है और कभी बहुत यूफोरिक हो जाती है और कभी एक बहुत डिस्पेयर वाली सिचुएशन हो जाती है। यूजुअली जो लोग आते हैं वो इसी यूफोरिया की वजह से आते हैं कि यार ये पैसे बनाने का टाइम है। क्लियर कर दूं मैं, मार्केट ना वैल्यूएशंस वाइज यूफोरिक है, ना क्रेडिट कंडीशंस वाइज यूफोरिक है, ना कोई लेवरेज बहुत ज़्यादा हो गया है, ना अभी बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान में 2001 से लेकर 2008 तक मार्केट कैप का 1% रोज ट्रेड हुआ है। आपको 2026 की क्या फोरकास्ट नजर आ रही है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जॉन केनेथ गैलब्रे, वो कहते थे देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो दैट दे डोंट नो। मार्केट जैसी भी चल रही हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपको उसके अंदर कुछ बाइंग करते रहना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। इज दैट द राइट अप्रोच? देखिए अली भाई, डिपेंड करता है कि कौन इन्वेस्टर है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो आजकल गोल्ड काफ़ी ऊपर जा रहा है और लॉन्ग टर्म एक बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। उस गोल्ड को आप कैसे देखते हैं? अली भाई, मैं गोल्ड को ऐसे देखता हूँ कि बफेट की एक वीडियो है, वॉरेन बफेट की, आप वो मिल जाएगी। कोई इन्वेस्टिंग आइडिया है और वो किसी और को पता चल जाएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। शेयरिंग, लर्निंग, टीचिंग, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लो रिस्क ऑप्शंस की तरफ देखें, स्कूक की तरफ देखें, तो जैसे आपने कहा ना कि कोई भी नया इन्वेस्टर है, 90% ऑफ पीपल शुड कंसीडर म्यूचुअल फंड्स। इसको आप कैसे देखें इस्लामिक वाले को? लेकिन जो शरिया कंप्लाइंट करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, अली शाह हियर। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट हैं पॉडकास्ट पे, यूसुफ फारूक साहब। ये इन्होंने लास्ट टाइम भी ज़बरदस्त, इनका इंटरेस्ट बड़ा अच्छा हमारे ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस आया था। यूसुफ की बातें बड़ी अच्छी होती हैं, डीप थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इनका फोकस है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमारा आज की गुफ्तगू है उसमें हम पहले बात करेंगे कि मार्केट इस वक्त साइकिल में कहाँ खड़ी हुई है और इस वक्त आगे क्या व्यू बन रहा है। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे इन्वेस्टिंग के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो यूसुफ, ज़रा मुझे मार्केट के हालात के बारे में बताएं। वैसे तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव लग रही हैं और अगर हम मैक्रो की तरफ नज़र मारें तो हमें नज़र आता है कि जो इन्फ्लेशन है वो अराउंड 3.14% रेंज में है और उम्मीद ही की जा रही है कि इसी रेंज में आगे रहेगी। इसके साथ साथ जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो पॉजिटिव है। मोदी ने रेटिंग भी बेहतर बना दी है। तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अली भाई, जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है तो मार्केट तो 1500 पॉइंट्स 2000 में थी और आज 1,54,000 पॉइंट्स है, तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए रादर देन कि स्पेसिफिकली इस साल क्या हुआ है या अगले साल क्या होगा या पिछले साल क्या हुआ है। जहाँ तक ज़ाहिर है इकोनॉमी का ताल्लुक है तो 2 साल पहले जो सिचुएशन थी इकोनॉमी की और डिफ़ॉल्ट के पास हम थे, वहाँ से आज हम इस सिचुएशन पे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क्स नहीं है। अभी सैलाब की वजह से अगर आप आज का एसपीआई का नंबर देखें तो पिछले 1 हफ्ते में ही प्राइसेस 1.2% से बढ़ी हैं। समझना ये ज़रूरी है कि मार्केट साइकिल के किस पोर्शन में है और मार्केट ज़ाहिर है एक पेंडुलम की तरह होती है और कभी बहुत यूफोरिक हो जाती है और कभी एक बहुत डिस्पेयर वाली सिचुएशन हो जाती है। तो जो जो देखिए, एक सर जॉन टेम्पल्टन का जो है वो फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट आज कहाँ है। तो अगर उस सेंस में हम सोचें तो एक पहले मार्केट में डिस्पेयर की सिचुएशन थी, वो थी 2022-2023 वाला जो पीरियड था। फिर एक स्केप्टिसिज्म वाली सिचुएशन थी जिसमें मार्केट तो थोड़ी-थोड़ी करके बढ़नी शुरू हो गई थी लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था और लोग इस तरीके से स्टार्ट कर रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट क्यों बढ़ रही है। तो फिर एक स्केप्टिसिज्म वाला एक फेज़ गुज़रा। अब हम मुझे लगता है कि अब हम एक ऑप्टिमिज्म वाले फेज़ के अंदर हैं, जिसके अंदर जो आपके की मल्टीपल्स भी हैं वो भी हिस्टोरिकल एवरेज पे आ गए हैं। अगर हम ट्रेलिंग देखें तो 10 से ऊपर आ गया है। ये मैं ज़ख़ीरा का नंबर कोट कर रहा हूँ। सब लोग अलग-अलग मेथोडोलॉजी से पी कैलकुलेट करते हैं, तो हम ज़ख़ीरा वाला यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 20 के पी से ऊपर के स्टॉक्स हटा देते हैं, नेगेटिव वाले कुछ हटा देते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिकली पी बैंड देखें तो आप 10 टाइम्स एटिक्स के आस-पास आ गए, तो मार्केट अब सस्ती नहीं है। मार्केट अब फेयरली वैल्यूड। मार्केट से अब लॉन्ग टर्म वही रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म मार्केट का है, 16 से 20% के बीच में। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यहाँ पे खरीदने से जो पिछले 4-5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त केगर बना है सबका, वो नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ से लॉन्ग टर्म अब नॉर्मलाइज़्ड रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए।
जिसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाएगी। मार्केट मेजर 4 फेजेस में होती है, एक डिस्पेयर होता है, एक स्केप्टिसिज्म होता है, एक ऑप्टिमिज्म होता है और एक यूफोरिया वाला फेज होता है। अभी बज़ाहिर लग रहा है कि मार्केट स्केप्टिसिज्म वाला फेज खत्म करके एक ऑप्टिमिज्म वाले फेज में आ गई है। ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ गए हैं, लेवरेज भी बढ़ रहा है। जो 1-2 चीज़ें और पीई भी जो है वो मीन जो पाकिस्तान का प्राइस अर्निंग्स का मल्टीपल होता है उसके आसपास ही है। आईपीओज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे जिसकी वजह से अभी नहीं लग रहा कि हम वाले फेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटीज की सप्लाई आ रही हो। लेवरेज पड़ा है लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे 2007-8 में चला गया था और वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी यूफोरिया वाला स्टेज तो नहीं स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी हम एक ऑप्टिमिज्म वाले फेज में हैं। थोड़ा सा कंसर्न कुछ लोगों को ये है कि मार्केट ने फ्लड को इग्नोर किया है। आज एसपीआई का डेटा आया कि वीक ऑन वीक इन्फ्लेशन 1.2% हुई है और ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 5% पे, एसपीआई 5% पे चला गया। मार्केट ने उसको इग्नोर किया सेकेंड हाफ खुलते ही ना। तो ये ज़ाहिर है एक कंसर्निंग सी चीज़ है लेकिन मार्केट हर फेज़ में हर चीज़ से अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब इस फेज़ में मार्केट ने एक अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इससे बहुत कंसर्न्ड होंगे। फिर 4,02,000 अकाउंट हो गए हैं कल जो डेटा आया है उसमें। तो 2,40,000 अकाउंट थे समझ लें 2020 में। तो इसका मतलब ये है कि 40% आज जो पार्टिसिपेंट है एटलीस्ट डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने वाला, उसका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। ये ये परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इंडिया में 19 मिलियन लोग थे 2019 में, तो आज 170 मिलियन लोग हैं। तो इंडिया में समझ लें 80 शायद 70-80% लोग जो है वो उनका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस 5 साल से कम है। नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ख़याल से काम करना चाहिए। अच्छा देखें, एक तो हो गया ये सर जॉन टेम्पल्टन वाला फ्रेमवर्क ऑफ फिगरिंग आउट कि बाज़ार इस वक़्त कहाँ है। एक है हार्वर्ड मार्क्स का फ्रेमवर्क, उसमें 3 चीज़ें हैं, वेरी सिमिलर टू जो हमने लास्ट फ्रेमवर्क डिस्कस किया। एक है वैल्यूएशंस वाला पार्ट कि वैल्यूएशंस चीप हैं, फेयर हैं या एक्सपेंसिव है। तो देखिए वैल्यूएशंस अब चीप नहीं है, सही। अब आपको बहुत कम चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अब ज़ाहिर है स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग की मैं बात नहीं कर रहा, बट वैल्यूएशंस आर नाउ नॉट एज चीप एज दे वर पहले। मार्केट पी फेयर प्राइसेस पे आ गया है। अ, तो हम फेयर पे हैं और हम एक्सपेंसिव पे अभी नहीं हैं। अगर हम 12-12 टाइम्स या उससे ऊपर चले आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गई। तो वैल्यूएशंस वाइज वी आर फाइन। फिर ये वाला जो फ्रेमवर्क है वो दूसरी ये चीज़ कहता है कि दूसरी चीज़ है इन्वेस्टर साइकोलॉजी के। इस वक्त मार्केट में फियर है, कॉशन है, कॉन्फिडेंस है या ग्रीड है। तो देखें फियर तो ज़रा सा भी नहीं है जो हमें आज की मार्केट से भी पता चला है। कॉशन कम होता जा रहा है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और अभी हम शायद ग्रीड वाले स्टेज पे नहीं पहुंचे, बट वो भी आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है। मतलब अगर अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलती रहती है तो हम ग्रीड वाली सिचुएशन पे पहुंच जाएँगे और वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा। अभी भी जो है वो प्रूडेंट हो जाना चाहिए, बगैर अर्निंग्स की कंपनीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद रहे हैं जिसका पिछले साल लॉस आया है तो यू बेटर बी श्योर कि आगे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, वरना आपके बहुत पैसे जा भी सकते हैं। फिर जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्रेडिट कंडीशंस है कि क्रेडिट कंडीशंस टाइट है, न्यूट्रल है, लूज़ है या या रेकलेस है। तो देखें, टाइट क्रेडिट कंडीशंस थी जब 16% से ऊपर इंटरेस्ट रेट हो गए और 22% इंटरेस्ट रेट से। तो अभी हम समझ लें न्यूट्रल टाइप क्रेडिट कंडीशंस के अंदर है कि टाइट क्रेडिट कंडीशंस हो सकती हैं या न्यूट्रल हो सकती हैं या लूज़ हो सकती हैं या रेकलेस हो सकती हैं। तो अभी ना हम लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी में, ना हम रेकलेस में हैं, ना आपको कोई बहुत आसानी से क्रेडिट मिलता है। मार्केट में क्रेडिट कंडीशंस आर चेंजिंग क्योंकि लोगों को अब बहुत सारे लोग लेवरेज पे काम कर रहे हैं। तो मार्केट में थोड़ी-सी क्रेडिट कंडीशंस लूज़ हुई हैं लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में नहीं हुई हैं। और आपको वो वैल्यूएशंस में भी अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि लोग किसी भी प्राइस पे स्टॉक खरीद रहे हैं। तो देखिए मार्केट अब सही लगती है। अली भाई मार्केट अब उतनी सस्ती नहीं है। लास्ट वीडियो के बाद से भी मार्केट काफ़ी चल गई है। जो लॉन्ग लोगों को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मार्केट को यूज़ करना चाहिए और स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए। ज़हन में यही रखना चाहिए कि 1500 थी और 1.5 लाख हो गई है। यहाँ से फिर अगले 25 साल में 100 गुना हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म टाइमिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जो अभी बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा इस पूरी रैली में ट्रेडिंग करने की कोशिश करके। नए इन्वेस्टर्स को जनरली लगता है कि वो ट्रेड कर पाएँगे और वो टाइमिंग कर पाएँगे। 40% लोग ऐसे हो गए हैं इस वक़्त मार्केट में, जैसे मैंने पहले कहा, जिनका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तो वो ट्राई करेंगे और जो और लोग आएँगे वो भी ट्राई करेंगे। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट। इवेंचुअली दे विल मोस्ट लाइकली गिव अप ट्राइंग टू टाइम द मार्केट और इसको एज़ अ लॉन्ग टर्म टूल यूज़ करेंगे। और हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप पहले दिन से ही जो है ना इसको एज़ अ लॉन्ग टर्म टूल इस्तेमाल करें। बहुत
अच्छा आपने एनालिसिस किया और फ्रेमवर्क्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया और ये अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा ना कि 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लास्ट 5 इयर्स में आए हैं और यूजुअली जो लोग आते हैं वो इसी यूफ़ोरिया की वजह से आते हैं कि यार ये पैसे बनाने का टाइम है। क्लियर कर दूं ना, मार्केट ना वैल्यूएशंस वाइज यूफोरिक है, ना क्रेडिट कंडीशंस वाइज यूफोरिक है, ना कोई लेवरेज बहुत ज़्यादा हो गया है, ना अभी बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान में 2001 से लेकर 2008 तक 1% एवरेज मार्केट कैप का 1% रोज ट्रेड हुआ है। जिसका मतलब ये है कि आज अगर 18 ट्रिलियन की मार्केट है तो 180 अरब रुपए का काम हो रहा है मार्केट में। आज मार्केट में बहुत अच्छा काम हुआ है तो 73 बिलियन का काम हुआ है। तो हम वॉल्यूम वाइज वहाँ पे नहीं है, हम लेवरेज शायद 0.5-0.6% ऑफ मार्केट कैप पे, मैं नंबर एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, लेकिन हम 0.8 पे होते थे और अभी हम शायद 0.5 पे हैं। 2007-8 में हम 0.8 पे होते थे, तो जब हम 0.8 के पास पहुंचेंगे तो वहाँ थोड़ा सा डरने की जरूरत है। फिर कोई आईपीओ वगैरह भी नहीं, तो लव्स यूफोरिया जो है ना वो, अगर मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट चल जाती है तो कुछ टाइम के बाद हम कह सकेंगे कि ये यूफोरिया है। ये पीरियड जनरली अगर यूफोरिया होता है तो 6 से 24 महीने चलता है हिस्टोरिकली, और हर दफ़ा कोई नई चीज़ होती है। तो अभी इस वक्त ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से मार्केट चली है और चल रही है, किसी बुरी खबर पे मार्केट करेक्ट भी हो सकती है, लेकिन उस करेक्शन को आप टाइम नहीं कर सकते। लास्ट वीक में मार्केट ने थोड़ा-सा साइडवेज़ का ट्रेंड बनाया था और इस वीक में फिर ज़रा इसने पेस पकड़ा है। तो आई थिंक ये इसी तरह की सिचुएशन लग रही है कि कुछ अरसे के लिए थोड़ा-सा ये साइडवेज़ होती है, थोड़ा ब्रीथ करती है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। आपको 2026 की क्या फ़ोरकास्ट नज़र आ रही है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, वो कहते थे देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वन्स हू डोंट नो एंड वन्स हू डोंट नो दैट दे डोंट नो। हार्वर्ड मार्क्स इनको बहुत कोट भी करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना समझना, वो समझना ये है कि आज हम साइकिल के किस फेज़ में, आगे क्या होगा नहीं पता। ठीक है? मार्केट यहाँ से 25 साल और में क्या 100 गुना वापस हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। और ये हम सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न को पर्सपेक्टिव में रह के कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगले 25 साल में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो और ये रिटर्न थोड़ा-सा कम हो। लेकिन अगले साल देखें, अभी फ़िलहाल इकोनॉमी में सारी चीज़ें सही लगती हैं। कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ जाएँ और करंट अकाउंट ख़राब हो जाए, या इन्फ्लेशन अभी सैलाब की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, इंटरेस्ट रेट पॉज़ हो जाए या बढ़ जाए। अगर ये सब नहीं होती है, कोई रिस्क प्ले आउट नहीं होते, तो ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। देयर इज़ अ चांस कि अगले साल बहुत तेज़ी हो जाए, एंड देयर इज़ अ चांस कि अगले साल मार्केट क्रैश हो जाए, एंड देयर इज़ अ चांस कि चीज़ें एक नॉर्मल पेस से चल। अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। हम देखेंगे कि रिस्क्स क्या हैं और क्या हो सकता है कि वो रिस्क्स प्ले आउट हों। कोई पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान में प्ले आउट हो सकता है, इसीलिए पाकिस्तान का पीई भी कम होता है, और बार-बार जो है ये इकोनॉमिक साइकिल्स हम देखते हैं। एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि कुछ भी नया ना हो, अर्निंग्स आराम-आराम से बढ़ती रहें, इंटरेस्ट रेट्स आराम-आराम से गिरते रहें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि कोई अननोन अच्छा इवेंट हो जाए, सही, जिसकी वजह से एक यूफ़ोरिया हो जाए मार्केट के अंदर। लेकिन दूसरी एसेट क्लासेस इस वक्त चल नहीं रही हैं, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक फ्लो है कि लोग प्रॉपर्टी में पैसे नहीं डाल रहे, दूसरी एसेट क्लासेस में पैसे नहीं डाल रहे, स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ्लो आता जा रहा है और स्टॉक प्राइस बढ़ती जा रही है। शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्ट सरी भाई नहीं करनी चाहिए, और हम बहुत अवॉइड करते हैं। ये काम सिर्फ स्टॉक्स में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग कर रहे हो, और वो आराम-आराम से हर महीने कुछ पैसे डालते रहते हैं और टाइम करने की कोशिश ना करते हो। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है क्योंकि यूजुअली जो लोग हैं वो अक्सर जो हमारी वीडियोस भी होती हैं उस पे कमेंट्स करके यही बात पूछ रहे होते हैं कि ये स्टॉक जो है ये ऊपर जाएगा या नहीं, और अगर आप उनको थोड़ा-सा ना बताएँ ना तो दे गेट ऑफेंडेड बाय इट। और मैंने देखा है कि जो लोग ये बता रहे होते हैं ना कि यार ये स्टॉक जो है ना ऊपर जा रहा है इसको पकड़ लो, उसका बाइंग और सेलिंग का, सो दे आर यूजुअली पॉपुलर अमंग मैसेस। तो आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है कि एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड इन लॉन्ग टर्म, प्लस ये कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होना चाहिए। सो दैट्स ग्रेट। ये बताएं कि ये जो माइंडसेट है इसको कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है व्हाइल एवरीबॉडी एल्स इज ट्राइंग टू चेज शॉर्ट टर्म गेन्स, और थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि इसके जो लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जैसी भी चल रही हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपको उसके अंदर कुछ बाइंग करते रहना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। इज़ दैट द राइट अप्रोच? देखिए अली भाई, डिपेंड करता है कि कौन इन्वेस्टर है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। फॉर 90% लोग इट इज़ जस्ट सिंपली अ गुड आइडिया कि आपको रिटायरमेंट के लिए जो पैसे सेव करने हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड देखें, और उस फंड में हर महीने अपनी सेविंग का एक पोर्शन जो आपको लॉन्ग टर्म इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो आप इन्वेस्ट करते रहें।
और वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे एक छोटी सी फीस चार्ज करके और इन्वेस्ट करता जाएगा। इसके ऊपर एक कमेंट आएगा कि म्यूचुअल फंड महंगे होते हैं, हम ईटीएफ ना ले लें। तो हाँ, अगर आप ईटीएफ लें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि आप खुद करें, तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खुद बना लें। ये सारे ऑप्शंस कुछ भी ना करने से बहुत बेहतर है। म्यूचुअल फंड बहुत आसान हो गए हैं अब, ईटीएफ लेना भी बहुत आसान हो गया है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस कुछ भी ना करने से बहुत बेहतर है। आपका प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न इंशाल्लाह बन जाएगा, आपका कोई और एसेट क्लास से बेहतर रिटर्न बन जाएगा, आपके पैसे जो हर साल वैल्यू लूज़ करते हैं वो लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगे, और आपके पास रिटायरमेंट में एक पैसे बच जाएंगे। आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो 16, 18, 20% की रखनी चाहिए, आपको 50-50% की नहीं रखनी चाहिए। अब मार्केट बढ़ गई है, यहाँ से कंपाउंडेड 2-3 साल 50% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब मार्केट एक नॉर्मल से पी पे आ गई है, मार्केट की ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें कुछ हेडविंड्स भी हैं। ऑयल कंपनीज़ में ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, बैंक्स में अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, डिपॉजिट ग्रोथ पता नहीं कितनी होगी, तो अर्निंग्स शायद उस तरीके से नहीं बढ़े, अर्निंग्स थोड़ी सी फ्लैटन आउट हो। उसके जगह दूसरे सेक्टर्स हैं, केमिकल्स हो गए, ऑटोज़ हो गए, अ, तो दो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है वो अर्निंग्स बढ़ जाएँगी। होम अप्लायंसेस हैं, वहाँ बढ़ सकती हैं अर्निंग्स, ऑटो पार्ट्स में बढ़ सकती हैं अर्निंग्स, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएरीज़ में बढ़ सकती हैं अर्निंग्स, हमने पिछली दफ़ा भी बात की है इसके ऊपर। तो जहाँ अर्निंग्स बढ़ जाएँगी वहाँ स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जहाँ अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी वहाँ सिर्फ एक री-रेटिंग का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ से 50-50% की देखें अब एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ से अब एक नॉर्मलाइज़्ड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जिसमें कोई कोई 1 आध साल नेगेटिव भी आ जाएगा, कोई 1 आध साल फ्लैट भी लग जाएगा। अभी एक ऑप्टिमिज़्म वाला फ़ेज़ है मार्केट में, और फिर अगर इफ दिस कंटिन्यूज़ तो एक यूफ़ोरिया वाला फ़ेज़ भी आ जाएगा। वो खतरनाक फ़ेज़ होगा। बिल्कुल सही है। इस्लामिक स्टॉक्स को और जो केएमआई है, इसको आप कैसे देखते हैं? प्लस इसमें भी कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हम लो रिस्क ऑप्शंस की तरफ देखें, स्कूक की तरफ देखें, तो जैसे आपने कहा ना कि कोई भी नया इन्वेस्टर है, 90% ऑफ पीपल शुड कंसीडर म्यूचुअल फंड्स, तो इसको आप कैसे देखें इस्लामिक वाले को? लेकिन जो शरिया कंप्लायंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो शरिया एडवाइज़र्स, हर हर फंड का एक शरिया एडवाइज़र अप्रूव्ड होता है। उस शरिया एडवाइज़र का एक लेटर मौजूद होता है म्यूचुअल फंड के पास भी। आपको शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स की भी अलग से एक वो मिल जाएगी। देखिए, सुकूक तो उनको लेना चाहिए जिनको फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिस्क फ्री। तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी एज ज़्यादा है या आपकी रिटायरमेंट सेविंग है और अब आप वो वाली फ़ेज़ पे नहीं हैं जहाँ पे आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकें, तो ये आपके लिए है। आपका कोई इवेंट आने वाला है, 2 साल के बाद आपकी शादी होनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और 2 साल और साल 2 साल के लिए आपके पास पैसे हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर लेस देन अ ईयर फ़र्ज़ करें आपके पास पैसे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वो सुकूक डायरेक्टली ले लें। क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सपोज़र मिल जाएगा टू टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंड इट्स रिस्क फ्री, और आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे लेंड कर रहे हैं। तो सुकूक उस तरीके से देखिए, जो भी शरिया कंप्लायंट करना चाहता है, मटीरियल इज़ अवेलेबल, और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड भी हैं, शरिया कंप्लायंट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, शरिया कंप्लायंट आप डायरेक्ट सुकूक भी किसी ब्रोकर कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड के पास जाके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं। मेक सेंस। अच्छा, ये बताएँ कि जैसे हमने बात की अदर एसेट क्लासेस की, तो आजकल गोल्ड काफ़ी ऊपर जा रहा है और लॉन्ग टर्म एक बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। उस गोल्ड को आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, मैं गोल्ड को ऐसे देखता हूँ कि बफेट की एक वीडियो है, वॉरेन बफेट की, आपको मिल जाएगी। अच्छा देखें, ये पर्सनल ओपिनियन है, ज़ाहिर है गोल्ड डन वेल, इट्स एन इन्फ्लेशन है, शायद एक पोर्शन होना चाहिए। पाकिस्तान में एक एडवांटेज ये होता है कि सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ फिजिकल गोल्ड रखा हुआ ही होता है, और वो इमरजेंसीज़ में लोगों के काम आता है, और जब मुश्किल हालात होते हैं तो वो काम आता है, जिसकी वजह से ही ये कल्चर बना है कि गोल्ड देना है। मैं पर्सनली कोई गोल्ड की बहुत फेवर में नहीं हूँ। हाँ, बहैसियत इंसान उसको एक जगह पे खड्डा खोद के निकालते हैं और फिर एक और जगह पे खड्डा खोद के वापस डाल देते हैं, और फिर बाहर गार्ड भी खड़े करते हैं। तो मुझे तो कोई बहुत ही यूज़लेस एक्सरसाइज़ लगती है, स्पेशली 2025 में गोल्ड। लेकिन हाँ, इट्स एन इन्फ्लेशन हेज, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, सिक्योरिटी, सेफ्टी, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट मैं कोई कोई इन्वेस्टिंग हम रिकमेंड नहीं करते इन गोल्ड। बिसाइड्स अगर आपके पास कोई एक छोटा-सा पोर्शन सेफ सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनली हालात को कैसे देख रहे हैं? मैक्रो अगर हम देखें फैक्टर्स को, तो व्हाट हाउ डू यू सी पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है? अभी रिसेंटली जो टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं इंडिया के ऊपर, तो
पाकिस्तानी सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप इसे कैसे देखते हैं? 99% लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए कि ट्रम्प आज इंडिया के साथ क्या करे। सही है, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ के लिए खुल जाएँगी, लेकिन 99% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस में बॉन्ड यील्ड के साथ क्या हो रहा है। आपकी कंपनीज़ एक रिटर्न ऑन इक्विटी बनाती हैं, आपको वो रिटर्न ऑन इक्विटी लॉन्ग टर्म मिल जाएगा। इन चीज़ों से शॉर्ट टर्म कुछ सेंटिमेंट बेहतर हो जाएगा, किसी साल इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से ख़राब हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की एक पोजीशन, ये जो हमारी इंडिया के साथ छोटी सी झड़प हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है। वो ही चीज़ हम शायद कुछ स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देख रहे हैं। देर आर कंपनीज, अगर आप इस वक्त गारमेंट वालों से बात करें तो वो फुल चल रहे हैं, जो सिचुएशन कुछ टाइम पहले तक नहीं थी। तो गारमेंट वाले फुल चल रहे हैं, कुछ और रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, उसके बाद स्पिनिंग वाले भी ठीक कर रहे हैं। कुछ और कंपनीज़ हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, लिस्टेड कंपनीज़ में भी हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और बहुत सारे लोगों ने एक्सपोर्ट पे काम किया है। तो देखिए, यूएस मार्केट में जो लोग चीज़ें बेचते हैं, उनको कुछ फ़ायदा तो होगा और उनको कुछ गैप तो मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म किसी की इन्वेस्टिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज टैरिफ अगर ट्रंप ने इंडिया पे लगा दिया है, तो वो बहुत नेग्लिजिबल सा इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस 2000 से, हम बोलते हैं ना, 2000 से अभी तक 1500 से 1,54,000 हो गई है मार्केट। तो उसके बीच में 4 दफ़ा ख़राब हुए हैं, 4 दफ़ा सही हुए हैं और मार्केट ने 20% का केगर दिया है। तो 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 ज़्यादातर लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, देखें देखें बहुत दफ़ा मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें कर देता है, क्योंकि उनको भी ऐड चलाने हैं और उनको भी आईबॉल्स चाहिए। लेकिन इट डज़ नॉट इम्पैक्ट मोस्ट थिंग्स। सही है, कुछ फॉरेन, अभी इस वक्त तो देखिए मार्केट कोई फॉरेन फ्लोज पे भी डिपेंड नहीं कर रही कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हो। ये सब लोकल पैसे हैं जिनसे मार्केट चल रही है। तो कोई फॉरेन फ्लो भी अभी नहीं आ रहे हैं, वो आगे जाके आ सकते हैं अगर हालात बेहतर हो, बट दैट शुड नॉट बी द कोर बेस केस के फॉरेन इनफ्लो आ जाएगा। को अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेसिफिक देखें, एक तो तरीका ये है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड को दे दिया, वहाँ पे कोई फंड मैनेजर होगा जो कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेगा और अच्छी इन्वेस्टिंग करेगा। ज़्यादातर आप म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर से मिलेंगे तो दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल विद लार्ज टीम्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट बिहाइंड देम, और सब बहुत मेहनत करें और सब बहुत अच्छा काम करें। कभी कोई साल किसी फंड मैनेजर का अच्छा होगा, कभी कोई साल किसी फंड मैनेजर का बुरा होगा। रिटर्न के दो पार्ट्स हैं, एक बीटा वाला पार्ट है जो मार्केट रिटर्न है। देखिए, मार्केट रिटर्न ना जीरो सम गेम नहीं है, मार्केट रिटर्न सबको मिल सकता है। अगर आप मार्केट से कुछ अलग करने के लिए जाते हैं, तो फिर आप वो अल्फा वाले पार्ट में आते हैं। अल्फा वाले पार्ट में अगर आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा बना लिए तो किसी और ने 10 रुपए कम बनाए। अगर फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो कुछ साल ऐसे भी जाएंगे जिसमें कोई फंड मैनेजर बुरा परफॉर्म कर ले। ऐसा हो सकता है कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टाइल में आ जाए किसी साल में, बट इट डजंट मैटर लॉन्ग टर्म। अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ हैं तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस विल बी ऑल राइट। आप मार्केट के आसपास होंगे, शायद थोड़ा ऊपर ही होंगे। कुछ फंड मैनेजर्स आपको बहुत अच्छे भी मिल जाएंगे। बस आप पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस देख के, उस स्पेसिफिक फंड मैनेजर का और उस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देख के, और वो क्या फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो देख के, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू कैन लुक एट। अ, मुझे एक, हमने लास्ट टाइम पता नहीं डिस्कस किया था या नहीं किया था, एक मोनीश पबराई का फ्रेमवर्क है, धंधो इन्वेस्टर एक किताब है, और उसमें एक फ्रेमवर्क मेंशन हुआ हुआ है कि स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि हेड्स यू विन एंड टेल्स यू डोंट लूज मच। अब मैं, इफ यू वॉच मोनीश's न्यू वीडियोस, बिकॉज दिस इज एन ओल्ड बुक, तो अगर आप नई वीडियोस देखेंगे तो ही ऑल्सो सेज कि अब मैं जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की कंपनी एट अ रीजनेबल प्राइस लेने की कोशिश करता हूँ। एंड ही बार बार गिव्स द एग्जांपल ऑफ फरारी के, कंपनी खरीदी, स्पिन ऑफ हो गए, फरारी के शेयर मिल गए, बहुत हाई क्वालिटी की कंपनी थी, महंगा हो गया तो बेच दिए, और अब जो है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। तो देखिए, एक तो ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करें तो उसमें डाउनसाइड बहुत कम होनी चाहिए, आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। इट शुड बी हेड्स यू विन, टेल्स यू डोंट लूज मच। अब चाहे वो बुक से बहुत नीचे मिलने की वजह से हो, करंट अर्निंग्स पे मल्टीपल सस्ता हो, और सामने कोई ट्रिगर हो के भाई अगर वो ट्रिगर हो गया तो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप एक पोर्टफोलियो के अंदर कुछ एलोकेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि हेड्स यू विन एंड टेल्स यू डोंट लूज मच। इसमें ये होगा कि 5 आपने स्टॉक्स लेंगे, 2 में आप कंप्लीटली गलत हो जाएंगे, आप नीचे आ जाएंगे, और 3 स्टॉक्स में अगर आप जो सोच रहे हैं वो हो जाए तो वो मल्टीपल्स में आपको रिटर्न दे दें। तो एक तरीका ये होता है कि यू डू अ हेड्स यू विन टेल्स यू डोंट लूज मच स्ट्रेटजी, इवन दो मोनीश नाउ हैज काइंड ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम दिस एंड इज ट्राइंग टू बाय बेटर क्वालिटी कंपनीज।
फिर कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स के फ्रेमवर्क्स हैं जो जो बहुत अच्छे हैं। एक बहुत कंप्लीट जो मुझे फ्रेमवर्क लगता है वो देयर इज दिस इंडियन ब्रोकरेज हाउस कॉल्ड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके एक को ओनर हैं रामदेव अग्रवाल। उनका एक फ्रेमवर्क है QGLP। से QGLP इज क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्राइस। तो दीज आर द 4 थिंग्स दैट दे लुक एट इन इंडिया। और ये फ्रेमवर्क बहुत कंप्लीट लगता है कि क्वालिटी से जनरली मतलब है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी की टर्म्स और ट्रेड क्या है, कि कंपनी के अंदर अगर 100 रुपये लगे हुए हैं तो वो उन 100 रुपये पे कितने पैसे कमाती है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी डिटर्मिन करता है कि फर्ज करें कि अगर आपका ROE 20% है लेकिन ग्रोथ 40% है, तो वो 40% ग्रोथ करने के लिए आपको 20% पैसे और बाहर से डालने पड़ेंगे। अच्छी कंपनियां जनरली वही होती हैं जिनको बाहर से पैसों की ज़रूरत ना हो। तो अगर आपका हाई ROE है, अगर आप ऑटो कंपनीज के ROEs देखेंगे जब वो जिस वक्त वो पैसे बना रही होती है तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई होते हैं। या अगर आप नेस्ले का ROE देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत हाई है, आपको कोलगेट का ROE बहुत हाई लगेगा। और उसकी जगह अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे पाकिस्तान में स्पिनिंग के, तो आपको बहुत कम लगेंगे। तो इन दोनों में से अगर आपको क्वालिटी में रैंक करना है तो आप हाई ROE कंपनीज को ऊपर करेंगे, लो ROE कंपनीज को नीचे करेंगे। फिर एक और चीज़ होती है जो बहुत सारे बिजनेसेस में होती है कि आप सामान तो कैश पे बेचते हो या एडवांस लेते हो लेकिन पीछे से आपको उधार मिल जाता है। तो आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना वो बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों के पैसों से काम कर लेते हो। अब जैसे ये हम स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस पे अप्लाई करती होती है। जैसे फर्ज करें आप एटलस होंडा को अगर देखें तो एटलस होंडा अपना जो कस्टमर है, जो डीलरशिप है उससे एडवांस लेता है और अपने सेल्फ सप्लायर से क्रेडिट लेता है। तो और एटलस होंडा के पास हर वक्त इसकी वजह से कैश रखा हुआ होता है कि आपने बाइक तो एडवांस में बेची है और सप्लायर्स आपने कैश ले लिया तो आपकी बुक में हर वक्त कैश पड़ा था, टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत अच्छी है। तो एटलस होंडा उसकी वजह से एक बहुत ही कम मार्जिन के ऊपर 10 से 15% मार्जिन के ऊपर बाइक बेच पाता है। एक तो आपने साइज बड़ा कर लिया, जब आपने साइज बड़ा कर लिया तो आपकी कॉस्ट वैसे ही कम हो गई। फिर आपने क्या किया कि आपका क्योंकि साइज बड़ा हो गया है और आप की कॉस्ट कम हो गई है, अब आपने दूसरा काम ये किया कि आपने कम मार्जिन पे चीज़ बेचना शुरू की और आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत अच्छी है। तो आप एक इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो जो आपके पास फ्लोट जमा हो गया कस्टमर को एडवांस में बेचने से और सप्लायर से उधार लेने पे आपको एक फ्लोट जमा हो गया, तो आप वो पैसे कमा रहे हो और अभी बहुत छोटा उसके साथ मार्जिन कमा रहे हो। तो कुछ कंपनी की क्वालिटी आप स्ट्रेट बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को मिला के देख सकते हैं कि भाई ये कंपनी की क्वालिटी क्या है, भाई ROE बन रहा है या नहीं बन रहा है और टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे है। ये आ गया क्वालिटी वाला पोर्शन। फिर एक है लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी बेसिकली इसके ये कंपनी कितने लंबे अरसे तक पैसे बना सकेगी। अब देखें अगर वो रैंडम टेक्सटाइल मिल होगी तो हमें नहीं पता कि वो 5 साल के बाद एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हमने बीच में एक PSX पे बात की थी, मैंने एक नुक्ता पे जाके एक वीडियो भी की थी PSX के ऊपर। तो देखें PSX, अगर फर्ज करें कि अगर हम PSX को एज अ कंपनी देखें जो एक्सचेंज खुद है, तो आपको लॉन्जेविटी वाली साइड पे कोई कंसर्न नहीं होगा। यहाँ से 25 साल बाद भी मोस्ट लाइकली यही एक्सचेंज होगा, इसके 25 साल बाद भी यही एक्सचेंज होगा। और ये देखने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है, बस आपको ये सोचना है कि डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज 75 साल काम करके भी बंद हो जाती हैं। लेकिन कुछ एसेट्स में आपको लगेगा कि लॉन्जेविटी जो है वो लॉन्जेविटी एक कंसर्न नहीं है कि ये कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, कि क्वालिटी तो है लेकिन कि क्वालिटी हो और फिर लॉन्जेविटी हो कि ये कंपनी बहुत लंबे अरसे तक जो है वो सर्वाइव करेगी और एक बहुत लंबे अरसे तक शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे सकेगी। हम जनरली वैल्यूएशन में क्या कर रहे होते हैं कि हम डिस्काउंट बैक कर रहे होते हैं सारे कैश फ्लोस को। तो जितनी ज़्यादा लॉन्जेविटी होगी आप उतने लंबे अरसे से डिस्काउंट बैक कर सकते हो। जिन कंपनीज में लॉन्जेविटी होती है वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि प्राइस अर्निंग्स रेशो भी ऊपर होता है। तो बहुत स्टेबल अगर कंपनी होगी और उसका अगले 50 साल बंद होने का चांस नहीं होगा तो उसका वो PE मल्टीपल भी ज़्यादा मिल जाएगा। फिर एक आ गया ग्रोथ वाला पोर्शन। QGLP में हमने पहला और तीसरा कर दिया, हमने ग्रोथ वाला पोर्शन देखा है कि भाई ग्रोथ कितनी हो सकती है, कि मार्केट का साइज़ क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और अभी कितनी ग्रोथ हो रही है। तो अगर ग्रोथ हो रही है और ROE है और लॉन्जेविटी है, तो एक आखिरी चीज़ रह जाती है और वो है कि अब आपको किस प्राइस पे मिल रहा है। तो देखिए जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी, बहुत हाई ग्रोथ और बहुत हाई लॉन्जेविटी होगी वहाँ पे थोड़ा-सा आपको ऊपर पे करना पड़ता है। आपको 10 टाइम्स अर्निंग भी पे करना पड़ेगा, आपको 12 टाइम्स अर्निंग। जहाँ पे क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी तीनों कम होती है वहाँ पे आपको कभी-कभी चीज़ें बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं। अच्छा, जनरली बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की अब अगर आप अप्रोच देखेंगे तो उनको ना री-इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं चाहिए होता है। अगर आप हेड्स यू विन टेल्स यू डोंट लूज़ मच वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो उसमें मसला क्या होता है कि आपने एक स्टॉक लिया,
वो फेयर वैल्यू पे आ गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। अच्छा, अब आपने बेच दी, अब क्या करेंगे आप? मसला ये होता है कि आपको फिर एक और इन्वेस्टमेंट ढूँढनी है और फिर अगले साल आपको एक और इन्वेस्टमेंट ढूँढनी है और फिर आपको एक और इन्वेस्टमेंट ढूँढनी है। तो अब जैसे-जैसे बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ बड़े होते जाते हैं, तो वो ये सोचना शुरू करते हैं कि हम परमानेंट पोज़ीशंस लें और हम क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी, प्राइस वाली चीज़ देखें और हम लॉन्ग टर्म बेट्स लें, ताकि हर साल ये री-इन्वेस्टमेंट रिस्क ना हो। ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज़ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हम एटलीस्ट करवा रहे होते हैं कि कुछ बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज़ और फिर कुछ ये हेड्स यू एंड टेल्स यू डोंट लूज़ मच सिचुएशंस हो, जिनको फिर अगले साल नई चीज़ में आप री-इन्वेस्ट करवा सको। कि कुछ तो बहुत हाई क्वालिटी कोर पोर्टफोलियो बन जाए और फिर कुछ पोर्शंस आपके पास ये हेड्स यू एंड टेल्स यू डोंट लूज़ मच की हो। फिर एक इंडियन इन्वेस्टर है विजय केडिया, उनका उनका एक फ्रेमवर्क है स्माइल। स्माइल बेसिकली इज़ के स्मॉल इन साइज़, मीडियम इन एक्सपर्टीज़, लार्ज इन एस्पिरेशन, एक्सट्रीमली लार्ज मार्केट पोटेंशियल। अब ये सारे बहुत इंडिया सेंट्रिक वो है, हमारे यहाँ तो इस तरीके से चीज़ें प्ले आउट नहीं करती, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट टीम्स को देख रहे होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आएगा कि हम तो मैनेजमेंट टीम से मिल नहीं सकते। तो देखें, अब ना पीएसएक्स ने एनालिस्ट ब्रीफिंग स्टार्ट करवा दी है। आप किसी भी एनालिस्ट ब्रीफिंग में रजिस्टर करके और मैनेजमेंट से जाके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस करने आता है और आपको धंधे की थोड़ी बहुत समझ है, तो आप किसी भी मैनेजमेंट से बात करके ये असेस कर सकते हैं कि देखिए, स्मॉल इन साइज़ तो आप पहले से असेस कर सकते हैं। मीडियम इन एक्सपर्टीज़ भी आप असेस कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट की अच्छा, ये मीडियम इन एक्सपीरियंस क्यों कहते हैं? देखिए, ये फ्रेमवर्क ये कहता है कि अगर मैनेजमेंट बिल्कुल नई है ना, तो बेट नहीं करना है। अगर नए बच्चे कोई काम कर रहे हैं ना, तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप वो बेट नहीं लोगे। आप करोगे उस वक़्त कि अगर मैनेजमेंट को 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, धूल-मट्टियाँ खा चुके हैं, अ, पिटाई भी हो चुकी है एक आध पाकिस्तान के साइकिल में, तो यू नो दे विल डू द राइट थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड, दे विल हैव दैट एक्सपीरियंस कि उन्होंने पीछे बिज़नेस चलाया हुआ है। तो जिसकी वजह से ये मीडियम इनएक्सपीरियंस ज़रूरी है। फिर ज़ाहिर है ये वेरी लार्ज मार्केट पोटेंशियल, कि भाई मार्केट पोटेंशियल भी हो और फिर मैनेजमेंट भी एस्पायर करती हो कि वो कंपनी को बड़ा करना है। तो एक ये फ्रेमवर्क है। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल में फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लेन किया है और मुझे आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप आई थिंक यू आर वेरी वेल रेड पर्सन एज वेल एज यू वॉच अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। तो ये आई थिंक टेक्नोलॉजी का और यूट्यूब पर सही इस्तेमाल है और आपकी जो रिकमेंडेशन थी मैंने उनको थोड़ा फॉलो किया, तो मुझे भी ये जो आपने नाम लिए ना रामदेव अग्रवाल और मुनेश और उसके साथ साथ आपने विजय खेड़िया की, सो आई स्टार्टेड वाचिंग देयर कंटेंट। तो मुझे भी थोड़ा-सा ना इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, जो आपने स्माइल फ्रेमवर्क बताया है, उससे पहले उनका बताया था और फिर आपने जो धंधों वाली बात की। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लर्निंग जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। अमेजिंग इनसाइट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगेन यू हैव रेज़्ड द बार, क्योंकि आप जब भी आते हैं, आप माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज लेके आते हैं और आपकी जो अप्रोच है, वो बड़ी अच्छी है कि वी हैव टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। Anything else at the end you would like to add before we call it a day? देखिए अली भाई, मार्केट ना अभी हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है ऑन द नेक्स्ट क्वार्टर और बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है ना अभी क्या हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी बहुत सारे लोगों की ऑन द शॉर्ट टर्म लगी हुई होती है, जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में जो होना है ना, वो जनरली प्राइस्ड इन होता है। अगर आपको कुछ ढूँढना है या आपको कोई रिटर्न बनाना है, तो आपको उस टाइम पीरियड से आगे जाना पड़ेगा फॉर योर इन योर एनालिसिस, जिस पे बाकी सब लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सब लोग सोचें। सही है, अभी मार्केट बढ़ रही है, लेकिन मार्केट अभी से थोड़ी बढ़ रही है, मार्केट तो 2000 से बढ़ रही है और उससे पहले भी जाएँगे तो मार्केट बढ़ ही रही थी। सही है, अर्ली 90s वैल्यूएशंस बहुत ऊपर थी, वो एडजस्ट हुए हैं 1990s में, उससे पहले भी मार्केट बढ़ती ही थी। तो थोड़ा-सा लंबे अरसे को देखना चाहिए और सही है, अभी हम एक शायद ऑप्टिमिज़्म वाले फ़ेज़ में हैं और शायद एक यूफ़ोरिक फ़ेज़ में भी चले जाएँ। अगर फ्लोज़ आते रहे और कोई बुरी खबरें नहीं आए, तो हम एक यूफ़ोरिक किस्म के भी फ़ेज़ में जा सकते हैं। बस सबको ख़्याल रखना चाहिए, अर्निंग्स ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए अपने आप को। जितने पैसे आप डाल सकते हैं, आप उतने ही डालें। जो पैसे आपको 1 से 3 साल में चाहिए, वो आप ना इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में, और उसके आप सुकूक लें। और लोग डालेंगे, लेकिन देखिए, हमें भी पता है लोग डालेंगे पैसे जो उनको अगले साल चाहिए होंगे, फिर किसी वक़्त करेक्शन होगी और वो परेशान भी होंगे। और एंड दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, आपको पहले 3-5 साल तो सीखने में ही लगते हैं कि करना क्या है। तो सब ख़्याल से करें, पढ़ें, रीच आउट करें, पढ़ें, दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। आप इंडिया में देखें या यूएस में देखें, सब लोग अपनी जो जो सबने इन्वेस्टिंग में अपनी गलतियाँ की हैं,
एवरीवन्स वेरी ओपन अबाउट देम एंड दे टॉक अबाउट देम। तो आप यूट्यूब से बहुत सीख सकते हैं, आप किताबों से बहुत सीख सकते हैं, आप कंटिन्यूअसली सीखें सब लोग। कोई किसी को अगर आइडिया पता चल जाएगा, आपके पास कोई इन्वेस्टिंग आइडिया है और वो किसी और को पता चल जाएगा, तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। शेयरिंग, लर्निंग, टीचिंग, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ इस तरह आप और आपकी तरह और भी अच्छे लोग इनसाइट्स शेयर करते हैं ट्विटर के ऊपर। आई फाउंड दैट क्वाइट यूजफुल एज वेल। बिल्कुल अली भाई, ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं। अपनी मार्केट से बाहर भी लोग देखने चाहिए, दूसरी मार्केट्स में भी कंपनी स्टडी करनी चाहिए। जो जो मुल्क हमसे पहले $1600 पर कैपिटा से $2500 पर कैपिटा पे गए हैं, वहाँ भी स्टडी करना चाहिए कि वहाँ क्या क्या हुआ है। वही चीज़ें मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी होंगी। तो पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच यूसुफ फॉर योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर जल्द आपसे मुलाकात करते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे यूसुफ। अगर अभी तक आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें। अपने कमेंट से, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहें, क्योंकि जैसे यूसुफ ने कहा, हमें सबको मिल के इस सफ़र को जारी रखना है, लर्निंग का, अवेयरनेस का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।